बन सकता है। लेकिन अब जो मैं नेक्स्ट सेशन लूँगी ना, वो मैं बिल्कुल भी यूट्यूब पे भी डालने वाली। और नोट्स भी जो मैंने इस सेशन के लिए ना बच्चों को, तुम लोगों के पास अमानत है, तुम लोगों ने इधर उधर शेयर नहीं करना उसको, क्योंकि मैंने सिर्फ उन्हीं बच्चों को प्रोवाइड किया है जिन्होंने रजिस्टर किया था सेशन के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ही पढ़ेंगे ट्रॉमा को, इंशाल्लाह कल कंप्लीट करेंगे इसको। सबसे पहले बच्चे वो पूछता है आपसे कि डिफाइन सिवियर ट्रॉमा एंड रिकॉग्नाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, कि ट्रॉमा होता क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या रहता है मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के ऊपर। मॉर्बिडिटी क्या होती है बच्चों? बेसिकली मॉर्बिडिटी का मतलब होता है कि कोई डिजीज, मोर्टेलिटी का मतलब है डेथ। तो बच्चों सिवियर ट्रॉमा हमारे पास क्या होता है? बेसिकली हम कहते हैं किसी भी ट्रॉमेटिक इंजरी को जो कि आपकी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस कॉज कर दे और आपकी ज़िंदगी को खतरे में डाल दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, कोई छत से गिर गया, या किसी को कोई गोली आके लग गई, किसी को कोई चाकू लग गया, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कहीं किसी घर में खुदा न खास्ता आग लग गई, या कोई क्रश इंजरीज हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गए, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? ये सारे ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स होते हैं, ये ट्रॉमा होते हैं। इनकी वजह से क्या होता है कि ऑफकोर्स ये इतना तो आप लोगों को भी आइडिया होगा कि जान का खतरा हो जाता है। और क्यों होता है? क्योंकि आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को वो अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो डेथ कॉजिंग कंडीशन होती है वो होता है हाइपोवोलेमिक शॉक, खून ज़ाया होने की वजह से, हैमरेज होने की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है और बॉडी के अंदर जो परफ्यूजन है वो कम हो सकती है। ठीक है, अब इस तरह के ट्रॉमेटिक कंडीशंस मल्टीपल बॉडी सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती हैं। इनमें फ्रैक्चर भी हो रहा होता है, इसमें साथ साथ सर्वाइकल स्पाइन का प्रॉब्लम भी हो रहा होता है, इसके अंदर एयरवे का प्रॉब्लम भी हो रहा होता है, ब्रीदिंग का इशू भी हो रहा होता है, खून भी साथ ज़ाया हो रहा होता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी केयर चाहिए होती है, इसकी पूरी प्रॉपर ट्रॉमा टीम होती है। ठीक है, और ट्रॉमा का अलग से एक डिपार्टमेंट होता है हर हॉस्पिटल के अंदर। आई एम श्योर कि आपके हॉस्पिटल के अंदर भी होगा। इमरजेंसी अलग होती है, ट्रॉमा अलग होता है। ठीक है, और इसके लिए क्या चाहिए होती है? अर्जेंट असेसमेंट चाहिए होती है और रिससिटेशन चाहिए होती है। ठीक है, कि आपने फ़ौरन पर्सन को, और ये काम बहुत जल्दी करना होता है, फ़ौरन असेस करना होता है और उसके मुताबिक उसको मैनेज करना होता है। सो ये आपके पास कुछ कंडीशन आ जाती हैं जो कि ट्रॉमा की एग्जाम्पल्स हैं। अब उसने नेक्स्ट आपसे पूछा कि इनका इम्पैक्ट क्या रहता है, इनका इम्पैक्ट क्या रहता है मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के ऊपर। तो मैंने आपको वही बताया कि मोर्टेलिटी ये कॉज कर सकती है। मोर्टेलिटी क्यों होती है? उसकी सबसे बड़ी वजह है मैसिव हैमरेज, खून बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है, एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, टीबीआई ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो सकती है। ठीक है, कोई सर के ऊपर आके चोट लगेगी तो उसकी वजह से ब्रेन इंजरीज हो सकती हैं। टेंशन न्यूमोथोरिक्स डेवलप हो सकता है। टेंशन न्यूमोथोरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप लोग नेक्स्ट ब्लॉक में इसको पढ़ोगे और वहाँ पे भी आपसे जो है ना ये पूछ रहे होते हैं ABCD प्रोटोकॉल, प्राइमरी सर्वे, ATLS के प्रिंसिपल्स पूछ रहे होते हैं। ठीक है, एडवांस ट्रॉमा लाइफ केयर सपोर्ट ATLS ही पढ़ रहे हैं हम लोग। कार्डियक टेम्पोनेड हो सकता है, टेंशन न्यूमोथोरिक्स हो सकती है, मतलब कोई भी लंग की इंजरी हो सकती है, हार्ट की इंजरी हो सकती है, ब्रेन्स की इंजरी हो सकती है, खून का लॉस हो सकता है। मॉर्बिडिटी ये किस तरह से कॉज कर सकते हैं? जाहिर है कि बच्चे अगर ट्रॉमा की वजह से पर्सन की डेथ नहीं होगी ना, तो उसको लॉन्ग टर्म कोई डिसेबिलिटी हो सकती है। जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाएगी तो उसको पैरालिसिस हो सकती है। ठीक है, लिम्ब इंजरीज हो जाएंगी तो हो सकता है उसको लिम्ब को एम्पुटेट करना पड़ जाए, वो बंदा चल फिर ना सके या काम ना कर सके। फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, जॉइंट की इंजरीज हो सकती है, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, सेप्सिस हो सकती है, पर्सन सेप्टिक शॉक में जा सकता है, उसकी वजह से ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकती है, ऑर्गन का फेलियर हो सकता है, और साइकोलॉजिकल इशूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, खासतौर पर PTSD हो सकती है, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट चलो में वो आपसे पूछता है कि गोल्डन आवर क्या होता है और उसकी रेलेवेंस क्या है ट्रॉमा केयर के अंदर। सो बच्चों, गोल्डन आवर हम कहते हैं कि कोई भी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ, कोई भी मेजर ट्रॉमेटिक कंडीशन हुई, तो उसके बाद उस टाइम से लेके जो 1 घंटा होगा ना नेक्स्ट, उसको हम कहते हैं गोल्डन आवर। अब गोल्डन आवर वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसी टाइम के अंदर पर्सन को हॉस्पिटल लेके जाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ हॉस्पिटल में उसकी असेसमेंट करना कि इसको हुआ क्या है, कहाँ कहाँ पे इसको चोट लगी है, हमने इसको रिससिटेट कैसे करना है, यानी कि इसको बहाल किस तरह से करना है। ठीक है, और उसकी डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या करनी है। सो वो 1 घंटा जो होता है ना वो गोल्डन आवर होता है। अगर डॉक्टर ने वो 1 घंटा ज़ाया कर दिया तो हो सकता है पेशेंट को मोर्टेलिटी हो, पेशेंट की डेथ वाक़ई हो जाए, सिवियर मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी इशूज़ हो सकते हैं। ठीक है, अब क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ट्रॉमा के बाद पेशेंट रैपिडली डिटेरियोरेट करता है। बच्चे, आपके जहन में शायद ये होगा कि खून लॉस होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक पर्सन जिसका खून लॉस हो रहा है ना, तो उसके पूरी बॉडी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ में जा रही है। ठीक है, सो ये बहुत सिवियर कंडीशन होती हैं। किसी पर्सन का अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको साथ साथ सांस का मसला भी हो रहा है, उसको फ्रैक्चर्स भी हो रहे हैं, उसको सांस भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी केयर चाहिए होती है और वो 1 घंटे के अंदर अंदर करनी होती है। पर्सन रैपिडली डिटेरियोरेट कर होता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन की रिब्स ब्रेक हो गई हैं
तो वो तो बंदा तो जाने पे है ना बिल्कुल। मैसिव हैमरेज हो गया, शॉक की कंडीशन में बंदा जा सकता है, ब्रेन इंजरी हो गई है, ठीक है, न्यूरॉन्स की डेथ हो जाएगी, तो वो तो हमेशा के लिए हो जाएगी, वो तो इरिवर्सिबल डैमेज है। सो ट्रॉमा केयर शुड प्रोसीड रैपिडली एंड सिस्टमैटिकली। अब रेलिवेंस टू ट्रॉमा केयर उन्होंने पूछी हुई है, तो गोल्डन आवर कंसेप्ट अंडरपिन्स द अर्ली ट्रॉमा सीक्वेंस, कि आपने ट्रॉमा मैनेज किस तरह से करना होता है, आपने उसको रैपिडली असेस करना होता है, रिससिटेट करना होता है, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज को आइडेंटिफाई करना होता है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फराहम करना होता है, ये सब कुछ 1 घंटे के अंदर अंदर, मतलब जो 1 घंटा है ना बेसिकली वो डिसाइडिंग फैक्टर है, इस तरह से समझ लो, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टल्लो में आपसे पूछता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टल्लो यही है इसका, इसमें वो आपसे पूछता है कि अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी सर्वे। प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी सर्वे हमारे पास याद रखना आप लोगों ने ABCDE के नाम से, फॉर द रैपिड असेसमेंट एंड स्टेबलाइजेशन, ठीक है। अब प्राइमरी सर्वे हमारे पास क्या होता है कि ट्रॉमा के फौरन बाद जो आप रैपिड सिस्टमिक असेसमेंट करते हो ना, उसको आप कहते हो प्राइमरी सर्वे, ठीक है। इसके अंदर आपके पास हर वर्ड से, A से, B से, C से, D से, हर वर्ड से जो है ना वो एक प्रिंसिपल बनता है जो आपने मैनेज करना होता है। सो ABCDE से पहले ना एक छोटा C भी होता है जो आपकी बुक के अंदर लिखा है, वो छोटा C किसके लिए स्टैंड करता है, कैटास्ट्रॉफिक हैमरेज कंट्रोल, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास तरतीब है, A से बनता है आपके पास एयरवे और सर्वाइकल स्पाइन कंट्रोल, B से बनता है आपके पास ब्रीदिंग और वेंटिलेशन, C से बनता है आपके पास सर्कुलेशन, D से डिफॉर्मिटी, E से एक्सपोजर। आपने इसी तरतीब के अंदर ना पेशेंट को मैनेज करना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास एक ऑर्डर है पेशेंट को असेस करने का और रिससिटेट करने का। लेकिन इससे पहले एक छोटा सी है, छोटे सी का मतलब क्या है, कैटास्ट्रॉफिक हैमरेज कंट्रोल, कि अगर किसी एक पर्सन आपके पास आया है, एक ऐसा पर्सन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खून ज़ाया नहीं हो रहा, विजिबल उसके अंदर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, तब तो आप A से स्टार्ट करोगे। लेकिन अगर किसी पर्सन के अंदर विजिबली कैटास्ट्रॉफिक यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा उसका हैमरेज है, तो सबसे पहले आप हैमरेज कंट्रोल करोगे, ठीक है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा तो ज़ाहिर ऑक्सीजन ही मिलेगी, इस्कीमिया हो जाएगा और वहीं पे पर्सन की डेथ हो सकती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैसिव एक्सटर्नल ब्लीडिंग के अंदर हैमरेज कंट्रोल करेंगे। हैमरेज किस तरह से कंट्रोल करेंगे, जिस जगह खून निकल रहा होगा वहाँ पे डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि खून रुक जाए, हीमोस्टैटिक ड्रेसिंग्स अप्लाई करेंगे, टॉर्निकेट अप्लाई करेंगे। ये इनिशियल मैनेजमेंट है, ठीक है, ये इनिशियली मैं आपको बता रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रेशर अप्लाई करने से खून रुक जाएगा, ऑफकोर्स आपने सोर्स को आइडेंटिफाई करना होगा, रोकना होगा, वो हम सर्कुलेशन के अंदर पढ़ेंगे। सो कैटास्ट्रॉफिक हैमरेज कंट्रोल हो गया। A से आपके पास बनता है एयरवे विद सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन। सर्वाइकल स्पाइन का पता है ना आप लोगों को, ये जो आपकी हेड के बिल्कुल नीचे, ठीक है, गर्दन में यहाँ पर जो स्पाइन है, सर्वाइकल स्पाइन, इसको आपने क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है, और साथ में एयरवे को भी आपने मेंटेन करना होता है, यानी कि आपने पूरी सांस की नाली तक को मेंटेन करना होता है, ठीक हो गया। आपने इंश्योर करना है एक पेटेंट एयरवे के बंदे का जो एयरवे है ना वो मेंटेन रहे, और एयरवे मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्या आ जाते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। वो प्रिंसिपल्स मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। पेटेंट एयरवे, आप लोगों ने एयरवे को खुला रखना है और जो सर्वाइकल स्पाइन है ना उसको इमोबलाइज करना है, ठीक है, और इसको आपने थ्रू आउट प्रोटेक्टेड रखना है। अब सर्वाइकल स्पाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, आपने नेक को स्टिल रखना होता है, नेक को ज़्यादा हिलाना झुलाना नहीं है, पेशेंट के गर्दन और सर को ज़्यादा मूव नहीं करना, नेक को आपने स्टिल रखना होता है, सेफ रखना होता है। ताकि ये कर क्यों रहे होते हैं बच्चों, क्योंकि हमने स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना है, स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज ना हो, इसके लिए हम सर्वाइकल स्पाइन को प्रोटेक्ट रख रहे होते हैं। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के कॉलर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कॉलर्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कॉलर्स अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए कुछ और इस तरह के मैन्यूवर्स होते हैं। अच्छा जी, एयरवे को आप किस तरह से प्रोटेक्ट करोगे, बेहतरीन तरीका यही है कि आप जो है ना वो पर्सन से बात करने की कोशिश करें, उसका मुंह खुलवा के देखें, उसके मुंह के अंदर विजिबली कुछ तो नहीं है। उसके अंदर जो मैन्यूवर्स होते हैं वो हमारे पास होता है चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें, इस तरह से मैन्यूवर्स किए जाते हैं बच्चों। ये जॉ थ्रस्ट है, इसके जॉ को फॉरवर्ड मूव किया जाता है और चिन को लिफ्ट किया जाता है। चिन को लिफ्ट करने से क्या होगा, पर्सन की अगर जुबान ऐसे पीछे की तरफ गई हुई है ना, बाज़ औक़ात पर्सन की जुबान, बेहोश है बंदा, जुबान पीछे की तरफ गई हुई है, तो जुबान की वजह से जो है ना उसकी सांस की नाली ब्लॉक हो रही है, उसको प्रॉपरली ब्रीदिंग नहीं हो रही, उसको सांस नहीं आ रहा। सो जब आप चिन लिफ्ट करते हो ना तो आप ब्लॉक्ड अपर एयरवे को अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर ओपन कर रहे होते हो, ठीक है। एक और पिक्चर भी दी थी मैंने इसकी, पता नहीं वो किधर चली गई, मैं आप लोगों को दिखाती। तो चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट, ये दो मैन्यूवर्स हैं, आप लोगों ने याद करने हैं। सबसे पहले आपने पेशेंट से जाके बात करने की कोशिश करनी है, वो आपकी बात को रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर आपने उसको क्या करना है, उसका मुंह खुलवा के देखना है, और इस दौरान आपने उसके हेड को, उसकी नेक को बहुत ज़्यादा मूव नहीं करना। आपने नेक को क्या रखना है, इमोबलाइज रखना है, ताकि सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्ट रहे, स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। और इमीडिएटली एयरवे को, ये सारे काम ना आपने बहुत तेज़ी में करने होते हैं। आपने एयरवे को असेस करना है,
अगर टंग पीछे गई हुई है तो आपने चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट के मैन्यूवर्स करने हैं। फिर आपने देखना है मुंह के अंदर विजिबली कोई चीज़ तो नहीं है, हो सकता है ब्लड कलेक्ट हुआ हो सकता है कोई सिक्रीशंस कलेक्ट हुई हुई हो, तो आपने वो साफ़ करनी होती हैं, सक्शनिंग के थ्रू साफ़ करनी होती हैं, ठीक है। और अगर इससे ठीक नहीं होता तो फिर आपने नेजोफेरेंजियल या ओरोफेरेंजियल एयरवे इंसर्ट करना होता है, या फिर एंडोट्रेकियल ट्यूब की इंट्यूबेशन करनी होती है, ठीक हो गया। एयरवे मेंटेन करने के बाद आपने बी से बनता है हमारे पास ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन, ठीक है। हर ट्रॉमा के पेशेंट को हाई फ्लो ऑक्सीजन लगाया जाता है, क्योंकि एक तो उसके अंदर खून बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की उसके अंदर कमी हो रही होती है, तो आपने हाई फ्लो ऑक्सीजन लगाना होता है। और वेंटिलेशन मेंटेन करने के लिए आपने लंग्स को प्रोटेक्ट करना है। अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी हुई है, टेंशन नीमोथोरिक्स, मैसिव हीमोथोरिक्स, या फिर फ्लायल चेस्ट जिसमें रिब्स वगैरह ब्रेक हो जाती हैं, उनको आपने टाइमली मैनेज करना होता है, चेस्ट वगैरह को ड्रेन करना होता है, ठीक है। सो एयरवे मेंटेन करने के बाद आपने ब्रीदिंग मेंटेन करनी है, किस तरह से कि ऑक्सीजन लगानी है और लाइफ थ्रेटनिंग पैथोलॉजीज को ट्रीट करना है। सी से हमारे पास बनता है सर्कुलेशन एंड हैमरेज कंट्रोल। इसमें भी हैमरेज कंट्रोल आ जाता है, पीछे भी हमने सबसे पहले कैटास्ट्रॉफिक ब्लीडिंग को कंट्रोल किया था। तो सर्कुलेशन और हैमरेज कंट्रोल में आप लोग क्या कर रहे होते हो, IV एक्सेस, 2 लार्ज बोर IV कैन्यूला प्लेस किए जाते हैं, और पर्सन का जो ब्लड है ना वो सैम्पलिंग के लिए भिजवाया जाता है। सैम्पलिंग के लिए हम क्यों भिजवाते हैं, ताकि पता चल सके अच्छा इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, इसको कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, और साथ में जो है ना वो ब्लड अरेंज किया जाता है फ़ौरन से उसको लगाने के लिए। फिर पर्सन अगर शॉक की कंडीशन में जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है हाइपोवोलीमिया है तो हाइपोवोलीमिक शॉक हो सकता है। हाइपोवोलीमिक शॉक को आप किस तरह असेस करोगे, आप देखोगे पर्सन की जो पेरीफ्रीज होंगी, जो स्किन होगी, उसके हाथ पाँव होंगे वो सुन्न हो रहे होंगे, ठंडे पड़ रहे होंगे, ब्लड प्रेशर उसका लो जा रहा होगा, हार्ट रेट उसका 100 से ऊपर जा रहा होगा। तो आपने क्या करना होता है, शॉक को मैनेज करना होता है। साथ में आपने क्या करना होता है, एक अनस्टेबल ब्लंट ट्रॉमा के पेशेंट के अंदर ना पेल्विक बाइंडर लगाना होता है। पेल्विक बाइंडर बेसिकली आपके पास इस तरह की ना एक बेल्ट होती है, ठीक है। इसका मकसद क्या होता है कि अगर पेल्विस का कोई फ्रैक्चर हुआ है ना तो वो हड्डियां जो है ना वो अपनी जगह पे स्टेबल रहें, ठीक है। इसको आपने तब तक रिमूव नहीं करना होता ना जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि अच्छा पेल्विस का कोई फ्रैक्चर नहीं है, तब तक आपने इसको लगा के रखना होता है, जब तक आपकी इमेजिंग ना आ जाए, आपके पास एक्सरे का रिजल्ट ना आ जाए। फिर आपने क्या करना होता है बच्चों, रिससिटेट करना होता है। सर्कुलेशन मेंटेन करनी है ना हमने, तो इसके अंदर रिससिटेट करेंगे। शॉक को मैनेज करेंगे, आप किस तरह से मैनेज करेंगे, ब्लड अरेंज करेंगे और ब्लड लगाएंगे। ब्लड के प्रोडक्ट्स लगाएंगे 1:1:1 में। 1 पैक RBC विद फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, ठीक है। और ये वार्म होना चाहिए क्योंकि पेशेंट का टेम्परेचर ऑलरेडी कम जा रहा है, हाइपोथर्मिया के अंदर है, तो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स लगाएंगे। ओवर यूज़ ऑफ क्रिस्टलॉइड्स को अवॉइड करेंगे। क्रिस्टलॉइड्स हमारे पास क्या होता है, जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स के सोल्यूशन होते हैं उसको हम क्रिस्टलॉइड्स कहते हैं, नॉर्मल सलाइन वगैरह ना, इसका आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना। आप लोगों ने ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स लगाने हैं, क्रिस्टलॉइड्स यूज़ नहीं करने हैं। क्रिस्टलॉइड्स क्यों यूज़ नहीं करने, क्योंकि वो हीमोडाइल्यूशन करा देते हैं, वो आपके खून को और पतला कर देते हैं, और ऑलरेडी आपके पास खून की कमी चल रही है। फिर उसके अलावा हर शॉक के पेशेंट के अंदर आप लोगों ने याद रखना है, ट्रोनेक्सामिक एसिड हम लोग दे रहे होते हैं। ट्रोनेक्सामिक एसिड बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक एंटी फेब्रिनोलाइटिक ड्रग होती है, ठीक है, जो फाइब्रिन क्लॉट वगैरह को नहीं बनने दे रही होती। और इसको आपने किस तरह लगाना होता है, आपने 10 मिनट के अंदर IV 1 ग्राम देना होता है, और उसके बाद आपने 8 घंटों के अंदर 1 ग्राम डोज देनी होती है, ठीक है। और आपका टारगेट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 70 to 90 मिलीमीटर मर्करी होना चाहिए। आपने प्राइमरी सोर्स ऑफ हैमरेज को आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा बेसिकली खून कहाँ से निकल रहा है, और उसको आपने एज सुन एज पॉसिबल कंट्रोल करना होता है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताइए, सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाता है कैटास्ट्रॉफिक ब्लीडिंग कंट्रोल। कैटास्ट्रॉफिक ब्लीडिंग का आपने किस तरह से कंट्रोल करनी होती है, टॉर्निकेट वगैरह अप्लाई करने होते हैं, प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई करनी होती है, और हैमरेज को कंट्रोल करना होता है। फिर आपने एयरवे को असेस करना है, सर्वाइकल स्पाइन को प्रोटेक्ट करना है। पर्सन के अगर मुंह में कोई टंग बैक गई हुई है तो चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट करना है, उसका मुंह से सारी सिक्रीशंस वगैरह ब्लड को साफ करना है, नेजोफेरेंजियल ओरोफेरेंजियल एयरवे इंसर्ट करना है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करनी है, वट किसी भी तरीके से पर्सन का सांस नहीं रुकना चाहिए। फिर ब्रीदिंग और वेंटिलेशन के लिए हाई फ्लो ऑक्सीजन लगाएंगे और लाइफ थ्रेटनिंग पैथोलॉजीज को ट्रीट करेंगे। सर्कुलेशन और हैमरेज कंट्रोल के लिए हम IV एक्सेस करेंगे, 2 लार्ज बोर IV कैन्यूला प्लेस करेंगे। पर्सन का जो ब्लड होगा वो आप लोग भेजोगे क्रॉस मैच के लिए। हाइपोवोलीमिक शॉक को मेंटेन करोगे, पेल्विक बाइंडर लगाओगे, रिससिटेट करोगे, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स लगाओगे। फ्लूइड्स का इस्तेमाल, क्रिस्टलॉइड्स का इस्तेमाल आपने ज़्यादा नहीं करना। ट्रोनेक्सामिक एसिड देना है। टारगेट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपने 70 to 90 मिलीमीटर मर्करी रखना है। प्राइमरी सोर्स ऑफ हैमरेज को आइडेंटिफाई करके कंट्रोल करना है। D से बनता है हमारे पास डिसएबिलिटी। इसमें आपने पर्सन की न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करनी होती है, पर्सन का GCS स्कोर करना होता है, उसके देखना होता है कि प्यूपिल के अंदर जो है ना वो प्यूपिल का साइज़ कैसा है, प्यूपिल के अंदर लाइट रिएक्शन, जैसे हम प्यूपिल के अंदर अगर टॉर्च लाइट मारें तो प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाता है, तो आपने प्यूपिल का साइज़ और रिएक्शन देखना होता है। आपने चारों लिम्स को हिला के उनकी मूवमेंट चेक करनी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं होता। और
इसके अंदर ना लॉग रोलिंग अवॉइड करनी होती है कि पर्सन को एक्सेसिवली हिलाना नहीं है, बस आपने देखना है कि लिम्ब मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। स्पाइनल को आपने ज़्यादा मूव नहीं करना, नेक को आप मूव नहीं करोगे, स्पाइनल प्रोटेक्शन आपने मेंटेन ही रखनी है। और आपने साथ में CT स्कैन करा लेना है, वो आपको बता देगा कि अच्छा स्पाइन का ट्रॉमा है या नहीं, इंट्राक्रैनियल ट्रॉमा है या नहीं। ई से बच्चों हमारे पास बनता है एक्सपोजर एनवायरमेंटल कंट्रोल। पेशेंट को फुली एक्सपोज किया जाता है, क्लॉथ लेस किया जाता है, ताकि आप उसकी बाकी इंजरीज देख सको। कुछ अकल्ट इंजरीज होती हैं, हिडन इंजरीज होती हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सको। लेकिन पर्सन को जब आपने एक्सपोज करना है तो जाहिर है उसका क्लॉथ वगैरह रिमूव कर देंगे उस पर से, तो उसको ठंड भी लग सकती है, तो हाइपोथर्मिया को भी आपने प्रिवेंट करना है। वार्म ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करना है, फ्लूइड्स का वार्म फ्लूइड्स का इस्तेमाल करना है। एक्सपोजर टाइम को मिनिमम कम से कम वक्त में आपने सारा उसको एक्सपोज कर लेना। और फुल लॉग रोलिंग को, यानी लॉग रोलिंग मतलब पर्सन को ऐसे ऐसे करके घुमाना, ठीक है, ऐसे ऐसे करके घुमाने को आपने प्रिवेंट करना है, क्योंकि पेल्विक फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, हो सकता है आप फ्रैक्चर को और ज़्यादा कर दो। तो ये बच्चों आपके पास ABCDE मैनेजमेंट आ जाती है। टाइम भी काफ़ी हो गया, तो रेडियोलॉजी जो है ना मैं आप लोगों को इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके भेज दूँगी। एंड दिस वाज ऑल अबाउट ट्रॉमाटोलॉजी। कल हम इंशाल्लाह ट्रॉमा को कंप्लीट करेंगे, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी पढ़ेंगे। कल मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को रीमाटोलॉजी भी कंप्लीट करा दूँ, और रेडियोलॉजी में अभी आप लोगों को जो है ना उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेंड करती हूँ। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी मसला हो तो यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप एज वेल।